गुड इवनिंग टू ऑल। आज हमारी 12th क्लास का 4th लेक्चर है। जो आपकी क्लास है, कौन सा लेक्चर है आपका? 4th लेक्चर है। तो लास्ट क्लास में हमने कवर किया हुआ था, उसके आगे आज अपन देखेंगे। कल आपके क्वेश्चन 12 क्वेश्चन कंप्लीट हुए थे। 13 क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन हमने आपके लिए होमवर्क दिया था। ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था, शायद आपने किया भी होगा कंप्लीट ना। तो जिन्होंने किया है वो अच्छी बात है, आप एक बार फिर से यहाँ पर चेक करेंगे, जिससे यदि आपने कोई मिस्टेक की है तो वो आपको पता चल जाएगा कि आपकी गलतियां हैं। क्योंकि जब तक आप कोई गलती नहीं करेंगे तब तक उसमें सुधार भी नहीं किया जा सकता। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए तो उसको करना जरूरी है। भला ही मिस्टेक होता है, गलत होता है, कोई दिक्कत नहीं, आप बस उसको करें। ठीक, गलतियां यहाँ सुधार दी जाएंगी आप। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो हम कल देख रहे थे, कुछ क्वेश्चनों में हमने किया था और उनमें रूल्स लगाए हुए थे, हमने नियमों का उपयोग किया था। साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, और हमने आपके लिए बताया था पहली क्लास में ही कि नियम जो हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी साझेदारी में काम में आने वाले नियम थ्योरी में भी आते हैं, प्रैक्टिकल में भी आते हैं। तो एक बार हम फिर से उनको रिवाइज कर लेते हैं कि साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम कौन कौन से। तो पहला नियम, समस्त साझेदारों के मध्य लाभ हानि का विभाजन समान अनुपात में किया जाएगा। दूसरा, किसी भी साझेदार को पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। तीसरा, किसी भी साझेदार से आहरण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। चौथा, किसी भी साझेदार को कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक जैसे वेतन, कमीशन आदि का भुगतान नहीं किया जाएगा। पांचवा और महत्वपूर्ण, हालांकि महत्वपूर्ण सभी हैं लेकिन पांचवा थोड़ा और महत्वपूर्ण बन जाता है, यदि कोई साझेदार किसी फर्म को पूंजी के अतिरिक्त ऋण देता है तो उसे 6% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। इस साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम हैं, है ना, प्रैक्टिकल से रिलेटेड। और भी हैं जो हम थ्योरी में लिख सकते हैं, जैसे व्यापार का संचालन समस्त साझेदारों द्वारा मिलकर किया जाएगा। ठीक है, और तो इस प्रकार से हमने नियम देखे। आगे अपन इस क्वेश्चन को करते हैं, 13वां क्वेश्चन जो हमने आपके लिए होमवर्क में दिया था, या हम चेक कर लेते हैं कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत। हो सकता है आपने सभी ने सही किया है, फिर भी एक बार हमें यहाँ पर करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। 1 अप्रैल 2017 को आ एवं बा साझेदार हैं जिन्होंने 5,000 व 4,000 रुपए पूंजी के लगाए। उसी दिन बा ने, किसने? बा ने फर्म को 2,000 रुपए का ऋण दिया। उसी दिन की बात मतलब है कि जब उन्होंने साझेदारी में व्यापार चालू किया 1 अप्रैल 2017, उसी दिन बा ने फर्म को क्या दिया हुआ है? ऋण दिया है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। वर्ष 2017-18 में 3,000 रुपए का क्या हुआ है? लाभ। किसी अनुबंध के अभाव में, देखो लिखा हुआ है कि साझेदारों के मध्य किसी प्रकार का कोई अनुबंध नहीं है, तो किसी अनुबंध के अभाव में आप लाभ को किस तरह बांटेंगे? लाभ हानि नियोजन खाता बनाकर दिखाइए। आपको क्या बनाना है? लाभ हानि नियोजन खाता बनाकर ये चीज बताना। तो हमें यहां पर बना लेते हैं लाभ हानि नियोजन खाता। लाभ हानि नियोजन खाता। लेफ्ट हैंड साइड का विवरण, यहां पर क्या लिखेंगे? राशि। यहां पर विवरण और राशि, ये राशि। ठीक, जैसे हमने पहले भी सवाल किए हुए हैं आपने। तो ये लेफ्ट हैंड साइड डेबिट का है और ये राइट हैंड साइड क्रेडिट का। वही नियम, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं तो सबसे पहले
क्रेडिट में हम लिखेंगे लाभ का शेष। तो आप सवाल में देखेंगे कितना लाभ दिया है, ये बताया है कि लाभ जो था वो कितना था, 3000 रुपये। लाभ कितना दिया हुआ, 3000। तो हम इसको क्रेडिट में लिखेंगे, क्या लिखते हैं, शेष नीचे लाए 3000 रुपये लिख दिया। ब्रैकेट में चाहो तो आप लिख सकते हैं क्या है, लाभ। नियम है हमारा क्या, हानि तथा खर्चों को डेबिट, आय तथा लाभ को क्रेडिट। अब देखेंगे फर्म में साझेदारों से संबंधित कौन कौन सी मदें हैं। ठीक, जैसे पूंजी पर ब्याज है ना, एक फर्म के लिए क्या होता है, हानि, तो हम डेबिट में लिखेंगे। तो पहले देखेंगे क्या है, यहां पर देखो सवाल में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि साझेदारों को पूंजी पर ब्याज देना, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। सिर्फ एक चीज है कि बा ने फर्म को क्या किया, ऋण दिया है उसी दिन, जिस दिन फर्म का व्यापार चालू किया है उसी दिन 1 अप्रैल को ही बा ने फर्म को क्या दिया, ऋण 2000 रुपए। और ऋण के संबंध में कोई भी नियम नहीं दिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि साझेदारों को ऋण पर ब्याज दिया जाता है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई संलेख बना नहीं है ना। तो साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाली नियमों का उपयोग हम यहाँ पर करेंगे। क्या करना है, ऋण पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऋण पर ब्याज, ये आपका गणनाकार है, ऋण पर ब्याज, ऋण कितने का है, 2000, ऋण कितने का है, 2000। और ब्याज की दर कितनी है, 6% वार्षिक। साझेदारी संलेख के अभाव में ऋण पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6/100, साल भर का निकालना है। ठीक है, क्योंकि 1 अप्रैल को ही ऋण दिया है। तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो कैंसल, 6 दूनी 12, 120 रुपया ऋण पर ब्याज आ गया। ऋण पर ब्याज साझेदारी फर्म के लिए क्या होती है, हानि, तो डेबिट में लिखेंगे। ठीक, तो हानि तथा खर्चों को डेबिट यहां लिख देंगे। ऋण पर ब्याज कितना, 120 रुपए, और सवाल में कुछ भी नहीं, एक ही चीज दी है। तो यहां पर हम यहाँ का टोटल कर देंगे। ठीक, क्रेडिट का टोटल कितना है, 3000। इस 3000 में से हम डेबिट का माइनस कर देंगे। 3000 में से डेबिट का कितना माइनस करेंगे हम, ऋण पर ब्याज 120, इसको माइनस कर देंगे 120, तो कितना बचेगा यहाँ पर, 2880। कितना बचा, 2880। इस शेष लाभ है जो साझेदारों में विभाजित करना है, मतलब विभाजन योग्य लाभ आ गया। तो यहाँ पर दूसरा आपका गणनाकार, जो आपका लाभ बचा 2880, साझेदारों में हम उनके लाभ हानि अनुपात में बांटेंगे। लेकिन नियम वही है कि साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, क्योंकि संलेख बना नहीं है, तो साझेदारों के मध्य लाभ का विभाजन समान अनुपात में किया जाएगा ना। लिखा है ना क्वेश्चन में कि किसी भी अनुबंध के अभाव में, ये लिखा है, इनमें किसी प्रकार का कोई अनुबंध नहीं है, तो लाभ का विभाजन हम कैसे करेंगे, समान अनुपात में। तो 2 साझेदार हैं, 1:1, 2 बार लिख देंगे। 1 और 1 कितने होगा, 2, तो बटे में कितना आ जाएगा, 2। 2 से हम भाग देंगे 2880 में, तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ पर 1 4 4 0, 1 का गुणा कर दो तो 1440, फिर 1 का गुणा कर दो तो 1440, मतलब 2880 में से 1440 आ को मिलेंगे, 1440 बा को मिलेंगे, क्योंकि बराबर बराबर लाभ बांटा जाता है। यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, लाभ डैश करके आ और बा। आ को कितना मिलना है, 1440, बा को भी 1440, टोटल योग कितना आ जाएगा, 2880। यहाँ का दोनों साइड का टोटल बराबर आ जाएगा कितना, 3000 रुपये। देखो बिल्कुल सिंपल सवाल है, और हमें लगता है कि आप सभी का सही होगा, क्योंकि आपको ये नियम पता थे, आपको 2-4 बार हम कल बता चुके हैं, और आपका लगभग सबका सही है क्वेश्चन। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हम आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में यदि आप कोई चीज भूले होंगे तो हो सकता है नोट डालना, क्योंकि हमने कहा था जहां पर कुछ काम आप अपने मन से करते हैं, मतलब संलेख के नियमों का पालन करके करते हैं, उसके लिए आपको नोट डालना जरूरी होता है। ठीक, और सवाल के बाद में हम नीचे डालते हैं, तो यहाँ जगह नहीं है,
इसलिए हम कहाँ डाल देते हैं, अगले पेज में। यहाँ डाल देते हैं हम लोग, है ना, यहाँ पर नोट डाल देते हैं। नोट नंबर 1, ठीक, नोट नंबर 1 क्या है कि साझेदारी संलेख के अभाव में, यहां पर लिखेंगे साझेदारी संलेख के अभाव में ऋण पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, पहला नियम, साझेदारी संलेख के अभाव में ऋण पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। दूसरा क्या है आपका, दूसरा, यदि कोई, है ना, लाभ का विभाजन समान अनुपात में किया जाएगा, तो यहां लिख देंगे साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ समान अनुपात में बांटा जाएगा। ठीक है, साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ का विभाजन कैसे होगा, समान अनुपात में बांटा जाएगा। तो ये दो नोट डालना आपके लिए जरूरी है, सवाल के नीचे आपको ये नोट डालना है। यहाँ जगह नहीं थी इसलिए अपन ने यहाँ नहीं डाला, क्वेश्चन के नीचे डालने। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 14वां, क्वेश्चन नंबर 14। ये सब आपके नियमों पर आधारित है, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन इस बार भी पूछे थे, है ना, 2023 के एग्जाम में भी आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है, 1 अप्रैल 2017 को चिंटू और मोंटू बिना किसी समझौते के साझेदार हैं और क्रमशः 20,000 और 10,000 रुपए की पूंजी लगाते हैं। 30 नवंबर 2017 को चिंटू बिना किसी ब्याज के समझौते के फर्म को 4,000 रुपये ऋण बतौर देता है। वर्ष 2017-18 का लाभ हानि लेखा 4,000 रुपये का लाभ दर्शाता है, किंतु साझेदार ब्याज एवं लाभ का विभाजन के प्रश्न पर सहमत नहीं हो सके। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए ना। तो सवाल में क्या है कि ब्याज के संबंध में ये सहमत नहीं है, तो हमें क्या करना है, जैसे कानून अपने नियमों के आधार पर निर्णय लेते हैं, वैसे हम भी साझेदारी में क्या करते हैं, जो साझेदारी के नियम है उनके आधार पर सवाल सॉल्व करेंगे। तो ऋण पर कितना, साझेदारी संलेख के अभाव में ऋण पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। तो यहां पर हम करते हैं सवाल सॉल्व। लाभ हानि नियोजन खाता, राशि ठीक। सबसे पहले क्या है, हमें क्रेडिट में क्या लिखना है, लाभ का शेष। देखेंगे क्वेश्चन में लाभ कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये लिखा है लाभ हानि 4,000 रुपए का लाभ दर्शाता है। यहाँ पर लिखेंगे शेष
नीचे लाए 4,000 रुपए, ये लाभ है आपका। अब देखेंगे सवाल में क्या है, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया है लेकिन ऋण दिया है, और ऋण कब दिया है, 30 नवंबर 2017। कितना कब दिया है, 30 नवंबर 2017 को ऋण दिया। ऋण पर ब्याज देंगे हम, यहां पर निकाल लेते हैं। गणना कार्य नंबर 1, ऋण पर ब्याज। ₹4,000 का ऋण है और साझेदारी संलेख के अभाव में ऋण पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। तो 6% लिख दिया हमने, गुण दिया 6/100। यहां पर ऋण दिया कब है, 30 नवंबर। नवंबर निकल गया, अब हम काउंट कब से करेंगे, अक्टूबर से मार्च तक, क्योंकि मार्च में वर्ष समाप्त होता है। तो अक्टूबर, नवंबर के बाद क्या है, सॉरी क्या है, नवंबर में दिया है, तो नवंबर के बाद क्या आएगा, दिसंबर। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हो गए हैं, 3। मतलब हमने यहां पर दिसंबर से, दिसंबर से कब तक लिया है, मार्च तक। ब्याज कब तक लगेगा, दिसंबर कंप्लीट, नवंबर कंप्लीट हो गया है तो दिसंबर से हम काउंट करेंगे, महीने गिनेंगे। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने का ब्याज देना हमारे लिए। तो यहां पर हम लेंगे कितना, 4 महीने का, तो 4/12। 4 महीने कैसे लिखते हैं, 4/12। 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 2 जीरो कैंसल और 2 चौको 8। मतलब ऋण पर ब्याज जो है वो कितना है, 80 रुपए। तो यहाँ पर डेबिट में ऋण पर ब्याज फर्म के लिए हानि है, तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड, यहाँ पर ऋण पर ब्याज लेस कर देंगे। सॉरी, एक ही साझेदार है यहाँ तो, है ना। ऋण पर ब्याज कितना है, 80 रुपए, यहाँ लिखेंगे। अब कुछ नहीं दिया सवाल में, हम क्रेडिट का टोटल करेंगे सबसे पहले। यहाँ का टोटल कितना है, 4,000। तो 4,000 में से हमें माइनस कर देंगे डेबिट का 80 रुपए, बचेगा कितना, 3,920। ये बचा शेष लाभ या फिर विभाजन योग्य लाभ, जो साझेदारों में हमें उनके लाभ हानि अनुपात में बांटना है। लेकिन साझेदारी संलेख का अभाव है, इसलिए लाभ हानि को हम समान अनुपात में बांटेंगे। तो सेकंड नंबर का पॉइंट यहाँ पर गणना कर क्या है आपका, 3,920 रुपए शेष लाभ है। हमें कितने साझेदारों को बांटना है, दो साझेदार है आपके, चिंटू और मोंटू, 1:1। जब भी समान की बात आती तो जितने साझेदार हैं उतने बार हम 1:1 लिख देंगे। 3 बार है तो 3 बार 1 लिखेंगे, 2 बार है तो 2 बार लिख दो। 1 और 1 कितना हो गया, 2। 2 से भाग दे दो, यहाँ पर 1 का गुणा कर दो तो कितना आएगा, 1960। फिर 1 का गुणा कर दो, कितना आएगा, 1960। तो यहाँ पर एक साझेदार को 1960, दूसरे को भी 1960 मिलना लाभ के, तो डेबिट में लिखेंगे यहाँ पर हम लाभ। नाम क्या है, चिंटू और मोंटू। पहले चिंटू 1960 रुपए मिलेंगे, फिर मोंटू को भी कितना मिलना, 1960, बराबर बराबर। टोटल 3,900। यहाँ का टोटल कितना, 4,000। ये भी आपका सवाल कंप्लीट हुआ। यहाँ पर भी हम वही 2 नोट डालेंगे, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। नोट डाल देते हैं यहाँ पर अपन, नोट साझेदारी संलेख के अभाव में यहाँ डैश कर देंगे नंबर 1। ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, है ना, क्योंकि बार बार उस चीज को लिखना, हम सोचा ऐसे लिख देंगे तो भी अच्छा रहेगा। साझेदारी संलेख के अभाव में डैश करके नंबर 1 क्या है कि ऋण पर 6%
वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। ऋण पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। दूसरा, लाभ का विभाजन समान अनुपात में किया जाएगा। ठीक है, लाभ का विभाजन कैसा है? समान अनुपात में किया जाएगा। तो है आपके, तो यहां पर ये भी सवाल आपका कंप्लीट हुआ। आपको यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं यहाँ। चल अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन कौन सा? 15वां। ये आपका 15वां क्वेश्चन। ठीक, अब 15वां क्वेश्चन क्या है उसको देखो क्या लिखा हुआ है। सीता और गीता एक फर्म में साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2017 को उनकी पूंजी क्रमशः 60,000 और 50,000 रुपये है। उन्हें पूंजी पर 7.5% प्रति वर्ष ब्याज दिया जाता है। सीता ने 1 अक्टूबर 2017 को 16,000 रुपये फर्म को ऋण दिया। गीता 8,000 रुपये वार्षिक वेतन पाने के अधिकारी है। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष का उपर्युक्त समायोजन के पूर्व 18,000 रुपये लाभ था। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। चलो ये वाला सवाल थोड़ा सा अच्छा है, अच्छे मीन्स थोड़े से और नियम बड़े हुए है ना, थोड़ी 2-3 चीजें आई हुई, तो अच्छा लगेगा करने में इसके लिए अपन को। अभी सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे आपके, थोड़ा सा ये आगे निकला है। यहाँ पर बनाते हैं हम लाभ हानि नियोजन खाता। लाभ हानि नियोजन खाता, अब विवरण राशि राशि। ठीक है, ये यहाँ पे सबसे पहले क्रेडिट में हम क्या लिखेंगे? लाभ का शेष। तो कितना लाभ दिया हुआ 15वें क्वेश्चन में ये लिखा है। उपर्युक्त समायोजन के पूर्व, अच्छी लाइन बहुत महत्वपूर्ण होती है, उपर्युक्त समायोजन के पूर्व, है ना। मतलब हमें सभी चीजों का यहाँ पर लाभ हानि नियोजन खाते में हिसाब किताब करना है। कभी कभी क्वेश्चन में लिखा होता है वेतन देने के बाद परंतु ब्याज देने के पूर्व, इस तरीके के भी क्वेश्चन आएंगे आगे। फिलहाल में जैसा दिया अपन वैसा काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्रेडिट में क्या लिखेंगे हम? शेष नीचे लाए, लाभ के पैसे कितने हैं? 18,000। लाभ के पैसे क्या क्या है क्वेश्चन में? सबसे पहले यहां पर देखो क्या लिखा है, पूंजी पर ब्याज 7.5%, तो उनको हम पूंजी पर ब्याज देंगे। यहां लिखेंगे डेबिट में, पूंजी पर ब्याज फर्म के लिए हानि है, तो कहां आएगा? डेबिट। पूंजी पर ब्याज लेस करेंगे। कितने साझेदार हैं? सीता और गीता, 2। पहला सीता, दूसरा गीता। ठीक है, पूंजी पर ब्याज यहां गणना कार्य करेंगे पर नंबर 1 पूंजी पर ब्याज। सीता की पूंजी कितनी दी हुई है? 60,000। गीता की कितनी है? 50,000। गीता की 60, गीता की कितनी है? 50। तो हमें यहाँ पर ब्याज निकाल लेते हैं।
सीता की पूंजी जो है कितनी 60,000, सीता की कितनी है 50,000। 60,000 का कितने परसेंट चाहिए हमें 7.5%। अच्छा 7.5 को अपन देखो 7.5 ऐसा लिखा ना 7 सही 1/2, ठीक है। तो इसको अपन क्या ऐसे लिख सकते हैं 7 दूनी 14 और 1 15, मतलब 15/2 ना परसेंट, 15/2। और इस परसेंटेज का निशान जब हम अलग करते हैं तो यहां पर हम लिख देंगे 15/200, मतलब 100 का गुणा कर देंगे नीचे, ठीक है। परसेंटेज यदि हमें अलग करना है तो हम इसके लिए क्या लिख देंगे 15/200 लिख देंगे। इतना समझ में आया कैसे निकाला अपन ने, 7 दूनी 14 और 1 15, तो हमने इसको क्या लिखा 15/2 और 2 परसेंटेज का निशान लगाया। अब हम परसेंटेज यदि अलग करेंगे तो क्या लिख देंगे नीचे 100 का गुणा करेंगे 2 में, तो कितना आ जाएगा 200, मतलब हम 7.5% को 15/200 लिख सकते। तो यहां पर अब अपन इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम क्या लिख देंगे देखो 15/200 को सॉल्व करना अब आसान होगा, 0 0 2 कैंसिल, ठीक। इससे काट देंगे अपन 2 से, 2 3 6, मतलब कितनी बार कट गया 300, और 15 3 45, 4,500, मतलब पहले वाले को सीता को पूंजी पर ब्याज कितना देना हमें 4,500 रुपये। दूसरा इसका निकालेंगे हम, तो 15/200, इसका भी 7.5% है क्योंकि 2 0 कैंसिल, 2 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा 250 बार, ठीक है। इसका गुणा करोगे आप तो कितना आ जाएगा, है यहाँ पर 3, चलो कितना आएगा 3,750। तो पहले वाले को पूंजी पर ब्याज कितना मिलना है 4,500, दूसरे को कितना मिलना है 3,750। यहाँ लिखेंगे हम, पहले का पूंजी पर ब्याज 4,500 रुपये, दूसरे का गीता को 3,750, दोनों का टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8,250। इतना एक काम अपन ने कर लिया। अब क्वेश्चन में देखते हैं आगे क्या लिखा है। सीता ने 1 अक्टूबर 2017 को 16,000 रुपए का क्या किया ऋण दिया है, और ऋण पर ब्याज के संबंध में कुछ नहीं लिखा। तो क्या करना है यहाँ पर 6% वार्षिक ब्याज देंगे, ऋण पर कितना 6% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। तो यहाँ ऋण पर ब्याज निकाल लेते अपन, दूसरा रफ काम, ऋण पर ब्याज 16,000 रुपए का ऋण है, कितने परसेंट देना है 6, तो 6/100, कितने महीने का देना है वो अपन यहाँ देखेंगे। ऋण दिया कब है 1 अक्टूबर, अक्टूबर मतलब काउंट होगा, निकला तो है नहीं है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने हो गए 6, अक्टूबर से मार्च तक 6 महीने हो गए, हम 6 महीने का ब्याज देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 6/12, 6 से 6 दूनी 12, 2 से 2 3 6, 2 0 यहाँ कैंसिल, 16 3 48, 480 रुपए। ऋण पर ब्याज कितना आ गया 480 रुपए, यहाँ लिख देंगे। ऋण पर ब्याज फर्म के लिए हानि है, डेबिट में लिखेंगे, ऋण पर ब्याज 480। आप इसको खर्च भी बोलेंगे तब भी आपको डेबिट में ही लिखना पड़ेगा। अब अगला पॉइंट सवाल में देखो क्या है, ऋण पर ब्याज हो गया। एक और चीज है, गीता 8,000 रुपये वार्षिक वेतन पाने की अधिकारी है, तो साझेदार को हमें क्या देना है वेतन, यह साझेदारी फर्म का खर्च है, ठीक। तो कहाँ लिखेंगे अपन डेबिट में, किसको वेतन देना है गीता को, तो गीता को वेतन, गीता को वेतन कितना है वेतन 8,000 रुपये वार्षिक पाने के अधिकारी, तो यहाँ पर हम वेतन लिख देंगे कितना 8,000 रुपये। ये भी हो गया आपका क्लियर। अब वेतन की बात देखो क्या है, यहाँ पर कुछ दिया है क्या, कुछ भी नहीं दिया वेतन के बाद। अब सब काम कंप्लीट है, हमें सिर्फ क्रेडिट का टोटल करना है, कितना है हमारा टोटल, तो हमें यहाँ पर देखेंगे आपका टोटल कितना है,
तो क्रेडिट का टोटल कितना है 18,000। इस 18,000 में से 18,000 में से हम डेबिट का माइनस कर देंगे इनका सबका टोटल करके, तो कितना आ जाएगा 0। शेष कितना बचेगा 0। $1270 ये बचा आपका शेष लाभ, जो हमें साझेदारों में उनके लाभ हानि अनुपात में बांटना है। तो तीसरा पॉइंट लेंगे हमें यहाँ पर 1270 हम लाभ हानि अनुपात में बांटेंगे। 1270 किस अनुपात में बांटेंगे, लाभ हानि अनुपात में। तो यहाँ देखो कहीं पर लाभ हानि का अनुपात दिया है कि किस अनुपात में बांटते हैं, कुछ नहीं लिखा। तो अब फिर से हम वही साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, लाभ को किस अनुपात में बांटे हैं, समान अनुपात में बांटा जाएगा। तो यहाँ पर 1270 को हम 1:1/2, एक और एक कितना हो गया 2, समान अनुपात में बांट देंगे। 2 से भाग दे दो तो कितने बार जाएगा 635। 1 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 635, फिर 1 का गुणा करोगे तो कितना आएगा 635। ये हो गया इनका। यहाँ लिखेंगे डेबिट में लाभ सीता और गीता। गीता को कितना है 635, गीता को कितना 635, टोटल कितना आ जाएगा 1270। तो यहाँ पर टोटल कितना होगा 18। तो भी यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, लेकिन हमें फिर से यहाँ पर नोट डालना होगा। मैंने बताया ना साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम जब भी आप प्रयोग करते हैं तो आपको नोट डालना पड़ता है। तो यहाँ लिखेंगे हम नोट उस क्वेश्चन के, ठीक, नंबर 1 यहाँ पर क्या लिखेंगे, साझेदारी संलेख के अभाव में संलेख के अभाव में ऐस कर दो। यहाँ लिखेंगे नंबर 1 क्या है, नंबर 1 ऋण पर, यदि आपको याद है तो एक बार आप बोलो कि क्या है ना, आपको एक बार रिकॉल होना चाहिए कि क्या लिखने वाले हैं। क्या है, ऋण पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा, ये आपका नियम है। तो यहाँ लिख देंगे ऋण पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। ऋण पर कितना 6% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। दूसरा नियम बताओ जल्दी, क्या है आपका दूसरा नियम, दूसरा क्या है, लाभ का विभाजन समान अनुपात में किया जाएगा। तो यहां लिखेंगे हम लाभ का विभाजन समान अनुपात में किया जाएगा। लाभ का विभाजन कैसा होगा, समान अनुपात में किया जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये वाला सवाल भी कंप्लीट हुआ। यदि आपको कोई डाउट है एक बार आप फिर से इस वीडियो को देख सकते हैं। वैसे कहीं पर भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं जाने वाली, बस आप एक एक करके बिल्कुल क्रम से हमारे सभी वीडियो आप देखें, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं जाएगी, ना ही आपको बोर्ड के एग्जाम में कोई प्रॉब्लम जाएगी। तो ये हमने आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, आपको सभी कराएंगे। छोटे छोटे पॉइंट जो हैं थ्योरी से रिलेटेड हैं, जो आपके बोर्ड से रिलेटेड हैं, वो सब हम एक एक करके करने वाले हैं। अब आगे आज देखेंगे हम कुछ थ्योरी में और आगे के क्वेश्चनों में भी जो हम प्रयोग करने वाले हैं, तो वो हमें यहाँ पर थ्योरी में पहले देख लें, फिर उसके बाद क्वेश्चनों में करेंगे। तो आज हमें देखना है पूंजी खाता बनाने की विधि। पूंजी खाता बनाने की विधि मतलब साझेदारी फर्म में साझेदारों के लाभ किसको कितना मिला,
लाभ का हमने क्या प्रयोग किया है, कितना प्रावधान किया, पूंजी पर ब्याज कितना दे दिया, वेतन कमीशन पारिश्रमिक में कितना दिया, साझेदारों के मध्य लाभ कितना बांट दिया, इसके लिए तो हम बनाते हैं लाभ हानि नियोजन खाता। लेकिन साझेदारों को किससे कितना लेना या किसको कितना देना है ना, उनकी पूंजी वर्ष के अंत में कितनी बची, इसके हिसाब किताब के लिए हम साझेदारों की पूंजी खाते तैयार करते हैं। और पूंजी खाते जो हैं दो पद्धतियों पर तैयार किए जाते हैं। एक होती है आपकी परिवर्तनशील पूंजी पद्धति और दूसरी होती है स्थायी पूंजी पद्धति। दो पद्धतियां हैं। हम पेपर हॉल में जो हमें कहा जाएगा उस पद्धति के आधार पर ही हम पूंजी खाते तैयार करेंगे। हमसे यदि परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के लिए कहते हैं तो हम वही खाते तैयार करेंगे परिवर्तनशील पूंजी पद्धति, और यदि स्थायी पूंजी पद्धति के लिए कहते हैं तो हम स्थायी पूंजी पद्धति का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि सवाल में कुछ ना कहा जाए कि किस पद्धति से आपको पूंजी खाते तैयार करना है, परिवर्तन या स्थायी, सिर्फ उन्होंने ऐसा लिख दिया है कि साझेदारों के पूंजी खाते तैयार कीजिए, तब ऐसी स्थिति में आप परिवर्तनशील पूंजी पद्धति का प्रयोग करें, क्योंकि वो आपकी जल्दी भी बन जाते हैं और इजी भी होते हैं, सरल भी। आप स्थायी का भी कर सकते हैं, लेकिन स्थायी में आपको समय लगेगा और हो सकता है कहीं आप मिस्टेक कर दें छोटी मोटी। तो आप क्या बनाएंगे, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति का प्रयोग करेंगे यदि सवाल में कुछ नहीं लिखा है तो। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम समझ लें कि पूंजी खाते होते क्या हैं, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति कैसे ही बनाते अपन, स्थायी में क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो देखो हमारे पूंजी खाते बनाने की दो पद्धतियां, स्थायी पूंजी पद्धति और परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। सबसे पहले हम स्थायी पूंजी पद्धति देखते हैं। जब साझेदारों द्वारा स्थायी पूंजी पद्धति के आधार पर साझेदारों के खाते रखे जाते हैं तो इसमें दो खाते तैयार किए जाते हैं। एक खाता होता है आपका साझेदारों के स्थायी पूंजी खाते, जिसमें सिर्फ साझेदारों की पूंजी ही लिखी जाती है, इसके अलावा कुछ नहीं। मतलब कि साझेदारों की पूंजी जो वर्ष के प्रारंभ में होती है वही वर्ष के अंत में होती है, स्थायी है। जो वर्ष के शुरू में है वही वर्ष के अंत में है। मान लेते हैं कि यदि शुरुआत में 1 तारीख को 1 अप्रैल को यदि साझेदार की पूंजी 50,000 है तो 31 मार्च को भी कितनी होगी, 50,000। स्थायी है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो ऐसे पूंजी खातों को हम स्थायी पूंजी खाते कहते हैं। इसमें पूंजी के शेष के अलावा और कुछ भी नहीं लिखा जाता, सिर्फ पूंजी का शेष लिखते हैं। अब आता है आपका साझेदारों से क्या लेना है, साझेदारों को क्या देना है, इसके हिसाब किताब के लिए इसी पद्धति में दूसरा खाता हम तैयार करते हैं, साझेदारों के चालू खाते। ठीक है, कि साझेदारों को क्या देना, उनसे क्या लेना है, इसके लिए हम स्थायी पूंजी पद्धति में चालू खाते तैयार करते हैं। मतलब आप कहने का मतलब यह है कि जब स्थायी पूंजी पद्धति पर साझेदारों के पूंजी खाते रखे जाते हैं तो दो खाते तैयार करते हैं। नंबर 1 साझेदारों के स्थायी पूंजी खाते या स्थिर पूंजी खाते, दूसरा साझेदारों के चालू खाते, दो खाते बनेंगे। अब यदि परिवर्तनशील पूंजी पद्धति का प्रयोग करें, यहां पर क्या है, परिवर्तन पूंजी पद्धति का प्रयोग करते हैं तो सिर्फ साझेदारों के एक ही खाते बनते, वो भी कौन से, साझेदारों के परिवर्तनशील पूंजी खाते, इसके अलावा कुछ नहीं। साझेदारों को जो कुछ देना, साझेदारों से जो कुछ लेना, साझेदारों की पूंजी चाहे डेबिट शेष हो चाहे क्रेडिट शेष हो, सब कुछ एक ही जगह लिख दिया जाता है, मतलब एक ही खाते में लिख दिया जाता है। इसकी पूंजी जो वर्ष की शुरुआत में होती है वह वर्ष के अंत में बदल जाती है, हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है घट जाए, मतलब कुछ परिवर्तन हो जाता है। इस वजह से इसको हम परिवर्तनशील पूंजी खाते कहते हैं। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, परिवर्तनशील पूंजी खाते कहा जाता है। तो यहां पर देखेंगे अपन क्या लिखा हुआ है, साझेदारों के स्थिर पूंजी खाते। ठीक, इसमें दो खाते बनते हैं, एक तो साझेदारों के स्थिर पूंजी खाते स्थायी पूंजी पद्धति में, और दूसरा साझेदारों के परिवर्तनशील पूंजी चालू खाते। स्थायी पूंजी पद्धति में साझेदारों के दो खाते तैयार होते हैं। नंबर 1 साझेदारों के स्थिर पूंजी खाते, नंबर 2 साझेदारों के चालू खाते। अब साझेदारों के स्थिर पूंजी खाते क्या होते हैं वो देखेंगे। तो साझेदारों द्वारा व्यापार प्रारंभ करते समय जो पूंजी व्यापार में लगाई जाती है वही पूंजी वर्ष, क्या है, वर्ष के अंत में भी होती है। मतलब जो शुरुआत में लगाई वही क्या कब होगी, वर्ष के अंत में भी होती है।
इससे किसी भी, इसमें यहाँ पर क्या है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है और पूंजी के अतिरिक्त कोई मद भी नहीं लिखी जाती। मतलब स्थायी पूंजी खाते में सिर्फ हम पूंजी ही लिखते हैं, इसके अलावा और कोई मद नहीं लिखेंगे, है ना। इससे पूंजी वर्ष भर स्थिर रहती है, इसलिए इन्हें स्थिर पूंजी खाते कहते हैं। इनका शेष हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, मतलब क्रेडिट शेष, ठीक है। स्थायी पूंजी पद्धति में साझेदारों की पूंजी खाते का शेष हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। और इसमें पूंजी खाते के अलावा, मतलब पूंजी के शेष के अलावा कुछ भी नहीं लिखा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वर्ष के शुरू में जो पूंजी होती वही वर्ष के अंत में। तो इसकी की पॉइंट थे, छोटे छोटे से पॉइंट आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में बनता है, कैसा ऑब्जेक्ट आता है कि स्थायी पूंजी खाते का शेष खाली स्थान होता है। अब आपको पता होगा तो आप लिख देंगे खाली स्थान में क्रेडिट शेष, है ना। और नहीं पता होगा तो आप बैठे रहेंगे। इसलिए अच्छे से थ्योरी समझो, ये सब आपको आने वाली है। अगला देखते हैं हमें यहाँ पर चालू खाता, है ना, साझेदारों के चालू खाते। अब साझेदारों के चालू खाते क्या कहलाते हैं उसके बारे में देखें तो पूंजी खाते, क्या लिखा, स्थिर पूंजी पद्धति से साझेदारों के स्थिर पूंजी खातों के साथ साझेदारों के चालू खाते बनाए जाते हैं। मतलब जब साझेदार अपने पूंजी खातों में या अपने स्थिर पूंजी पद्धति का प्रयोग करते हैं, साझेदार जब स्थिर पूंजी पद्धति का प्रयोग करते हैं तो साझेदारों के स्थिर पूंजी खाते के साथ साझेदारों को चालू खाते भी बनाना होते हैं, ठीक है। इन खातों से साझेदारों से जो लेना है, यहाँ पर लिखेंगे इन खातों में, ऐसा लिखेंगे, इन खातों में साझेदारों से जो लेना है उससे डेबिट पक्ष में। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे कि साझेदारों के चालू खाते में क्या करते हैं, साझेदारों से जो कुछ लेना है वो कहाँ लिखेंगे, डेबिट पक्ष में, और साझेदारों को जो कुछ देना है वो क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। उसे, है ना, मतलब जो देना है उसे कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट पक्ष में, जो लेना है उसे कहाँ लिखेंगे, डेबिट पक्ष में। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। यदि साझेदारों से जो लेना है उसको कहाँ लिखेंगे, डेबिट पक्ष में, और साझेदारों को जो कुछ देना है उसको कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट पक्ष में। इन खातों का शेष डेबिट या क्रेडिट कुछ भी हो सकता है, समझ रहे। इन खातों का शेष क्या है, डेबिट या क्रेडिट कुछ भी हो सकता है, निश्चित नहीं है। डेबिट भी हो सकता है, कुछ भी, क्रेडिट भी हो सकता है। तो ये चीज भी क्वेश्चन में क्या पूछते हैं ऑब्जेक्टिव में कि साझेदारों के चालू खातों का शेष खाली स्थान होता है। तो आपको अब यहां पर दोनों लिखना पड़ेगा, डेबिट या क्रेडिट, दोनों चीजों का ऑप्शन का प्रयोग करना पड़ेगा। अगला देखेंगे अपन यहां पर, अब आता है परिवर्तनशील पूंजी खाते। लेकिन अपन पहले यहां पर देख लें साझेदारों के, जैसे यहां पर साझेदारों के हम क्या बनाते हैं, स्थिर पूंजी खाते। मान लेते हैं दो साझेदार, हमने माना कि साझेदार कितने हैं आपके, दो। तो यहां पर दो कॉलम हम बना देंगे साझेदारों के। यहां पर एक कॉलम होगा विवरण का, ठीक है, और मान लेते ए और बी, दो साझेदार, सॉरी, ठीक है। तो यहां पर साझेदार कितने माने हमने, दो हैं, ए और बी। ए बी कॉलम कौन सा है, विवरण। यहां पर ए साझेदार, यहां पर बी। यहां लिखेंगे साझेदारों के स्थिर पूंजी खाते। जिस तरफ हम आपको प्रारूप बता रहे हैं ना कि साझेदारों के स्थिर पूंजी खाते
कैसे क्या बनाते हैं, क्या होता है। तो कोई भी पूंजी खाते बनाएंगे, जितने साझेदार हैं उतने कॉलम। दो साझेदार हमने माना ए और बी, तो हमने साझेदारों के दो कॉलम बना ली। यदि तीन मानते तो ए बी सी एक और बना देते हम क्रेडिट में, और एक और बनाते डेबिट में। जी डेबिट साइड होता है, ये क्या होता है, क्रेडिट। तो एक कॉलम होगा विवरण का, और बाकी के होंगे साझेदारों के कॉलम। तो दो साझेदार हैं तो हमने दो बना दिया, ए और बी। फिर विवरण, फिर ए और बी का कॉलम। लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या कहलाता है, डेबिट, और राइट हैंड साइड वाला क्या कहलाता है, क्रेडिट। हमेशा कभी भी कोई भी खाता यदि आप तैयार करते हैं तो खाते का हमेशा लेफ्ट हैंड वाला साइड का क्या कहलाता है, डेबिट, और राइट हैंड साइड वाला ये वाला क्या कहलाता है आपका, क्रेडिट। ये आपको ध्यान रखना। स्थिर पूंजी खाते में कुछ भी नहीं। यदि आपने व्यापार शुरू किया है तो हम क्रेडिट में लिख देते हैं रोकड़। मान लेते 5,000 इसने लगाए और 5 इसने, बस, और कुछ नहीं लिखना हमें। हमने बताया था ना, स्थिर पूंजी खाते में सिर्फ साझेदारों की पूंजी का शेष लिखा जाता है। तो 5,000 को लिखे लगाए हैं पूंजी के, तो हमने क्या लिख दिया, रोकड़ क्रेडिट में 5,000। इनका टोटल कितना आएगा, 5। इनका भी कितना आएगा, 5। डेबिट में लिख देंगे शेष, नीचे ले गए। अब यहाँ पर शेष नीचे ले गए, है ना, शेष बता रहे हैं कितना बचा। यहाँ का टोटल कितना आएगा, 5। यहाँ का भी 5। यहाँ टोटल कितना, 5। यहाँ का भी 5। जैसा कि हमने थ्योरी में देखा था कि साझेदारों के स्थिर पूंजी खाते में सिर्फ पूंजी लिखी जाती है, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा जाता है। और जो वर्ष के प्रारंभ में होता है वही वर्ष के अंत में पूंजी का शेष होता है। क्लियर? इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, स्थिर पूंजी खाते, और इसका शेष हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक, स्थिर पूंजी खातों का शेष हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। आगे देखते हैं हम, चालू खाते भी हमने पढ़ लिया था, तो एक बार चालू खाते में हम देख लेते हैं क्या क्या है और क्या क्या हम उसमें बनाते हैं, लिखते हैं, वो देखेंगे। साझेदारों के चालू खाते, साझेदारों के चालू खाते, विवरण के विवरण के, ठीक है, साझेदारों के चालू खाते, इसमें क्या आ जाएगा, ए और बी। अब जैसे कि हमने थ्योरी में देखा था कि साझेदारों को जो कुछ देना है सब कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में, और साझेदारों से जो कुछ लेना है सब कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। पूंजी छोड़ के बाकी इसमें हम सब कुछ लिखेंगे, है ना, क्योंकि पूंजी तो हम स्थिर पूंजी खाते में लिख चुके हैं। तो चालू खाते स्थिर पूंजी खाते के साथ बनाए जाते हैं, तो क्या लिखना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर जो जो देखो, ज्यादातर जितनी मदें हो सकती है हम सब कुछ लिख दे रहे हैं। आपको सब कुछ बताते हैं कि क्रेडिट में क्या क्या लिखा जाता है और डेबिट में क्या। सवाल में जो कुछ दिया होगा हम उसके आधार पर करेंगे, ये तो सिर्फ हम आपको एक प्रारूप बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्रेडिट में देखो क्या लिखेंगे, यदि पूंजी पर ब्याज है तो वो लिख देंगे पूंजी पर ब्याज। हमें साझेदारों को पूंजी पर ब्याज देना होता है तो कहां लिखेंगे, क्रेडिट, है ना, जो कुछ देना सब क्रेडिट में। यदि वेतन है तो वेतन लिख देंगे यदि किसी साझेदार को। यदि कमीशन है तो कमीशन लिख देंगे, है ना, यदि किसी साझेदार को वेतन देना है तो वो भी लिख देंगे क्रेडिट में। किसी साझेदार को कमीशन देना है तो उसको भी लिखा जाएगा। लाभ, लाभ हुआ, लाभ हानि खाते के नाम से लिख देंगे लाभ, उनको लाभ के पैसे देना है तो वो भी कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। अब साझेदारों से हम लेते क्या है, तो ऋण पर सॉरी आहरण पर ब्याज। कौन सा, आहरण पर ब्याज, ये हमें साझेदारों से लेना होता है, जिसको कहाँ लिखेंगे अपन, डेबिट में। बस इतनी मदद लिखना है और कुछ नहीं। तो ध्यान रखना, साझेदारों से आहरण पर ब्याज लिया जाता है इसलिए कहां लिखेंगे, डेबिट में। साझेदारों को पूंजी पर ब्याज हम देते हैं इसलिए कहां लिखेंगे, क्रेडिट में। वेतन देना है तो कहां लिखेंगे, क्रेडिट में। कमीशन देना है तो कहां लिखेंगे, क्रेडिट में। लाभ हानि का देना है, लाभ का पैसा देना है तो कहां पर, क्रेडिट में। और यदि हानि होती
तो हमें साझेदारों से लेना है तो कहाँ लिखते हैं हम, डेबिट में। जहां का भी टोटल ज्यादा हो वहां का हम घटा के लिख देते, कम वाला घटा के, है ना। तो इसका शेष कुछ भी हो सकता है, डेबिट शेष या क्रेडिट भी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये चालू खाते भी हो गए आपकी, ये थ्योरी थी जो हमने आपको समझाई, ये आपका प्रारूप है जो हमने आपको बता दिया है क्या क्या लिखते हैं। अब चलते हैं हम कहां पर, परिवर्तनशील पूंजी खाते। तो यहां पर देखेंगे परिवर्तनशील पूंजी खाते स्थायी पूंजी खाते व चालू खातों का मिश्रण होता है। मतलब जो परिवर्तनशील पूंजी खाते हैं वो कैसे होते हैं, चालू खाते और स्थायी पूंजी खातों का मिश्रण। तो जितनी मदें दोनों में लिखी जाती हैं वो दोनों की मिला के इस पूंजी खाते में एक बार इकट्ठी लिखी जाती है ना, एक ही दोनों की मदें यहां पर आ जाती हैं एक ही खाते में। इन खातों में पूंजीगत व आगमगत दोनों प्रकृति की मदें लिखी जाती है। मतलब जो साझेदारों के पूंजी खाते होते हैं, परिवर्तनशील पूंजी खाते होते हैं, इसमें हम पूंजीगत मदें भी लिखते हैं और आगमगत मदें भी लिखी जाती हैं। साझेदारों से जो लेना है वह कहाँ लिखते हैं, डेबिट में। नियम वही है जो चालू खाते के अपन ने देखे थे। यदि साझेदारों से लेना है तो कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट साइड, और साझेदारों को जो कुछ देना है उसको कहाँ लिखते हैं हम, क्रेडिट साइड। जो कुछ देना है वह कहाँ लिखेंगे अपन, क्रेडिट में। लेना है तो डेबिट में और देना है तो क्रेडिट में। इन खातों का शेष डेबिट या क्रेडिट कुछ भी हो सकता है, या तो डेबिट होगा या क्रेडिट। जैसे चालू खातों का शेष डेबिट या क्रेडिट कुछ भी हो सकता है, वैसे इसका भी शेष डेबिट या क्रेडिट कुछ भी हो सकता है परिवर्तनशील पूंजी खातों का। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया कि परिवर्तनशील पूंजी खाते आपके स्थायी पूंजी खाते और चालू खातों का मिश्रण होता है। ठीक, चल आगे देखते हैं। यहां पर एक बार हम प्रारूप बना लेते हैं। अभी हम मान के चलते हैं कि दो साझेदार ही हैं। कितने साझेदार मान के चल रहे हैं, दो। उसी के आधार पर अपन प्रारूप बना, ए बी, यहां भी कितना, ए और बी। साझेदारों के परिवर्तनशील पूंजी खाते क्या है, साझेदारों की परिवर्तनशील पूंजी खाते, ये विवरण का कॉलम है, ये भी विवरण का कॉलम। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट का, ए कौन सा है, क्रेडिट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे पूंजी का शेष। यहां यदि व्यापार चालू किया है तो यहाँ पर रोकड़ लिखने की, पूंजी का पैसा, ये क्या कहलाती है, इनकी पूंजी। अब साझेदारों को जो कुछ देना सब कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट में। क्रेडिट साइड है तो इस साइड लिखेंगे हम क्या, यदि पूंजी पर ब्याज देना है तो पूंजी पर ब्याज लिख देंगे, पूंजी पर ब्याज। वेतन के देना है तो वेतन लिख देंगे, कमीशन देना है तो कमीशन लिख देंगे, लाभ हुआ है तो लाभ हानि। पता है ना, चालू खाते और स्थिर पूंजी खाते दोनों का मिश्रण होता है। तो देखो उन दोनों की जो मदें होती वो एक ही खाते में आ गई। डेबिट में क्या लिखेंगे हम, जो कुछ लेना है, तो क्या लेना होता है हमें साझेदारों से, आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज लेना है, तो ये यहाँ पर डेबिट में लिख देंगे। बस डेबिट या क्रेडिट जहां का युग ज्यादा है पहले हम उसका टोटल करेंगे और कम वाले को माइनस कर देंगे। इसलिए इसका भी शेष जो होता है वो डेबिट या क्रेडिट कुछ भी हो सकता है। तो ये था आपकी क्लास में आज जो हमने थ्योरी पढ़ी, उसके आपको प्रारूप बता दी। एक बार आप ध्यान से देख लेंगे और इसमें क्या क्या लिखा जाता है इनको भी आप समझ लें, है ना। और एक दो बार आप उसका फॉर्मेट बना लें, प्रारूप बना लें कि क्या क्या किस खाते में लिखे जाते हैं। हम धीरे धीरे एक एक पद्धति को एक एक सवाल में करते चलेंगे। मतलब पहले हम या तो परिवर्तनशील ले लेंगे या फिर स्थायी पद्धति, किसी भी एक पद्धति को करेंगे, फिर उसके बाद दो चार सवाल करने के बाद फिर दूसरी पद्धति का उपयोग करेंगे। आप चाहें तो हर सवाल में दोनों पद्धति के आधार पर खाते तैयार कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। पेपर हॉल में तो किसी एक भी पद्धति का पूछा जा सकता है आपसे, सिंपल है। तो
ये आपके पूरे प्रारूप हैं। तो आज की क्लास अपनी यहीं पर समाप्त होती है, बाकी का हम कल देखेंगे। थैंक यू। कल आप आगे तैयार करके आएंगे आपके आगे की क्लासों के लिए, है ना, जो थ्योरी बताई हुई है उसको पढ़ के आना। कल मिलते हैं। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।